वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं सीन नंबर 62। तो फिल्म की शुरुआत में अर्जुन नाम का एक बंदा प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाता है अपनी लिखी हुई स्टोरी सुनाने के लिए। सबसे पहले प्रोड्यूसर पूछता है कि तुम हो कहां से। अर्जुन कहता है मैं वैसे तो अन्नामलाई का रहने वाला हूं, मगर कुछ पिछले हफ्तों से यहीं पर शहर में रह रहा हूं। मैंने आपकी सारी एडवर्टीजमेंट्स देखी थी तो पता लगा कि आपको थ्रिलर प्रोजेक्ट्स काफी पसंद है। प्रोड्यूसर कहता है मैंने तो काफी वक्त पहले ही प्रोजेक्ट किया था और मैं सच बताऊं तो मुझे अच्छे राइटर की तलाश जरूर है, लेकिन आजकल जो भी लोग आते हैं सभी फॉरेन मूवीज की कॉपी लेकर आ जाते हैं और मुझे सिर्फ ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल स्टोरी। अर्जुन कहता है कि सर एक बार मेरी स्टोरी सुन तो लीजिए। मैं पिछले एक हफ्ते से आपसे मिलने की कोशिश में जुटा हुआ हूँ और आज जाकर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आपसे मिल पाऊँ। प्रोड्यूसर कहता है चलो आज मेरा मूड काफी अच्छा है, इसलिए एक दो लाइन नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही नरेट करके मुझे बताओ। ये सुनकर अर्जुन खुश हो जाता है और वो अपनी स्टोरी सुनाने लग जाता है। तो फिल्म की शुरुआत में अभी नाम का एक लड़का आराम से घोड़े बेचकर सो रहा होता है। तभी उसका एक फ्रेंड संजय कॉल करके कहता है कि हमें डायरेक्टर रवि के प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। अब ये सुनने के बाद तो अभी की नींद ही उड़ जाती है। उसका फ्रेंड बताता है कि मुझे तो एक कंफर्मेशन मैसेज भी आया है। ये सुनने के बाद अभी भी चेक करता है और उसके फोन में भी मैसेज आया हुआ था। इसी तरह से धीरे धीरे सुब्बू, सहाना, संजय, वैष्णवी और अभी सभी को पता चल जाता है कि हम सभी को रवि सर के प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। तो दोस्तों ये पांचों काफी अच्छे दोस्त हैं, साथ ही ये हर जगह ऑडिशन देने के लिए जाया करते हैं और एक भी ऑडिशन नहीं छोड़ते। और आज देखिए इन सबको एक ही फिल्म में कास्ट करने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। अब इन्हें पहाड़ों में बने नाइट पैलेस नाम के एक फार्म हाउस पे बुलाया जाता है, इसीलिए ये लोग लोकेशन के नजदीक पहुंच जाते हैं। और संजय एक घर के बाहर बैठे लोगों से पूछता भी है कि भाई ये नाइट पैलेस कहाँ पड़ेगा, बता सकते हो क्या। तो वो आदमी रिटर्न में पूछता है कि पहले तुम ये बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तब संजय बताता है कि एक्चुअली हमें डायरेक्टर रवि ने बुलाया है, वो एक फिल्म डायरेक्टर है। तो अब हम देख पाते हैं कि वो आदमी अपने दो और दोस्तों के साथ शराब वगैरह पी रहा होता है, यानी वो नशे में तो था ही। इतनी देर होने की वजह से वहाँ अभी और सहाना भी आ जाती है और तब सहाना को देखकर वो नशेड़ियों की नीयत खराब हो जाती है और वो उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। ये देखने के बाद तो अभी और संजय उनको रोकते हैं और चुपचाप सहाना को लेकर चले जाते हैं। अब आगे किसी तरह ये नाइट पैलेस पहुंच जाते हैं जहाँ मूर्ति और निर्मला नाम के दो और लोग पहले से मौजूद होते हैं। इन्हें भी रवि सर ने सिलेक्ट किया है। थोड़ी बातचीत करने के बाद सहाना रवि सर को कॉल करके बता देती है कि सर हम आपके बताई गई लोकेशन पे पहुंच गए हैं। तब रवि सर बताते हैं कि घर की चाबी मैंने पास ही रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड को दे दी है, उससे चाबी लेकर घर खोल लो और तुम लोग आराम करो। अब यहाँ आते वक्त इन लोगों को सिर्फ वही घर दिखा था जिसके बाहर तीन लोग शराब पी रहे थे, यानी रवि ने चाबी उन्हीं को दी होगी। इसलिए मूर्ति, अभी और संजय वापस उस घर पे आ जाते हैं और चाबी के बारे में उनसे पूछते हैं। तो वो लोग चाबी देने को तैयार तो हो जाते हैं, मगर बदले में सहाना के साथ एक रात बिताने की बात कहते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद मूर्ति से रहा नहीं जाता और वो उन गुंडों से फाइट शुरू कर देता है। इसके बाद तो संजय और अभी भी उन लोगों से फाइट करने लग जाते हैं, मगर कुछ ही देर में वहाँ पर रवि सर और एक और आदमी आ जाते हैं और बताते हैं कि बस भी करो, ये लोग कोई शराबी या गुंडे नहीं बल्कि एक्टर्स हैं। इनका नाम है विश्वा, कर्मा और रॉबर्ट। इन्हें भी मैंने अपनी फिल्म के लिए ही कास्ट किया है, मगर मैं आप सभी को बता दूं कि मुझे फेक एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करवाई ताकि इस सिचुएशन में तुम सब कैसे रिएक्ट करते हो ये मुझे पता चल पाए। वेल इसके बाद रात में सीन शिफ्ट होता है। रवि बॉनफायर जलाकर इन लोगों के साथ गोला बनाकर बैठा होता है और कहता है कि तुम सभी बहुत ही अच्छे एक्टर हो, इसलिए तुम्हें एक्टिंग वर्कशॉप की जरूरत ही नहीं है और इसके लिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए इसी फार्म हाउस पे रुकना होगा, वो भी बाहरी दुनिया से एकदम कॉन्टेक्ट्स को तोड़कर। ये लोग भी राजी हो जाते हैं, आखिर फिल्म में काम करने का मौका जो मिल रहा है। अगले दिन संजय उठकर मस्त कॉफी पीता है और ताजी हवा लेने के लिए घर के बाहर जाना चाहता है, मगर ये क्या दोस्तों, घर का दरवाजा तो लॉक है और सारे खिड़की में भी लॉक के ग्रिल्स लगे हुए हैं। संजय अब अभी को जगाता है और पूछता है कि अरे दरवाजे की चाबी कहाँ है। अभी कहता है कि मैंने दरवाजा बंद नहीं किया, जाकर वैष्णवी से पूछो, शायद उसे कुछ पता हो। इसीलिए संजय जाकर वैष्णवी से पूछता है, मगर वैष्णवी भी कहती है मुझे नहीं पता, चाबी के बारे में मुझे कैसे पता होगा, मैं तो खुद सुबह से चाबी ढूंढ रही हूँ, मैंने तो पूरा घर छान भी मारा लेकिन कहीं नहीं मिली। तभी सुबह आता है और कहता है कि यार बालकनी भी लॉक है, मुझे तो लगता है कि ये भी रवि सर का ही कोई टेस्ट है, वो देखना चाहते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। अब दोस्तों ये लोग अभी एक घर में थे, इसीलिए एक नॉर्मल फैमिली की तरह बिहेव करने का फैसला करते हैं, जिसमें घर की लेडीज सबसे पहले तो सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और फिर ये एक प्यारी सी फैमिली की तरह साथ में बातें करके ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके बाद थोड़ी देर के लिए साथ में मस्ती भी करते हैं और फिर ज्यादातर टाइम सोकर गुजारते हैं। उसके बाद दोपहर का लंच करते हैं और फिर से घड़ी पर सभी की नजर जाती है कि कब रात होगी और कब रवि सर आएंगे। सही में दोस्तों रात में सर आ ही जाते हैं और कहते हैं कि कैसा बीता तुम सभी का आज का दिन, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा बीता होगा, असली टेस्ट तो कल से शुरू होगा, इसलिए उससे पहले चलो थोड़ी पार्टी कर लेते हैं। पार्टी का नाम सुनकर सभी बड़े खुश होते हैं और रवि सर अपने साथ जो शराब लेकर आए थे उन पे सभी टूट पड़ते हैं। दूसरी ओर हम सीता और राज नाम के कपल को देखते हैं।
राज एक फोटोग्राफर है और सीता एक मॉडल। दोनों इस पहाड़ी पे फोटो शूट के लाए होते हैं। हालांकि इन दोनों ने पास के एक रिजॉर्ट में स्टे किया हुआ था, मगर फोटो शूट करने के लिए ये जंगल में निकल पड़ते हैं ताकि फोटो नेचुरल लगे। तो जब राज सीता के साथ नाइट पैलेस के नजदीक की फोटो शूट कर रहा होता है तो वहाँ अभी, सुभू और सहाना आ जाते हैं। वो राज को देखकर, उसकी फोटोग्राफी के प्रति डेडिकेशन को देखकर उसकी तारीफ बहुत करते हैं, क्योंकि राज ने अपनी गर्लफ्रेंड को सुहागिन के ड्रेस में बिठाकर उसके चारों ओर आग लगा दी होती है। दरअसल वो सीता माँ के अग्नि परीक्षा के कॉन्सेप्ट पर ये फोटोग्राफी कर रहा होता है, जो दिखने में थोड़ा बढ़िया लगे, एस्थेटिक। तो ये तीनों भी उसे डिस्टर्ब नहीं करते और चले जाते हैं, मगर राज उन तीनों की भी फोटो क्लिक कर लेता है, क्योंकि उसकी आदत है हर एक चीज और हर एक इंसान की फोटो क्लिक करना। आखिर फोटोग्राफर जो ठहरा। अब असली खेल तो दोस्तों अगली सुबह शुरू होता है। जब ये पांचों नाइट पैलेस में आ जाते हैं तो देखते हैं कि इनके हाथ पैर में हथकड़ी लगी हुई है, और हथकड़ी भी कुछ इस तरह से कि क्या ही कहें। संजय के लेफ्ट हैंड में एक हथकड़ी लगी हुई है, जिसका दूसरा छोड़ सहाना के लेफ्ट हैंड में है। वहीं दोनों के राइट हैंड को भी एक ही हथकड़ी से लॉक किया गया है। साथ ही इन दोनों के पैर भी एक दूसरे से हथकड़ी की वजह से जुड़े हुए हैं। अब ना तो ये अच्छे से चल पाते हैं और ना ही कोई काम वगैरह तो छोड़ ही दो। तो अब इनके पास एक जगह बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। तो दोस्तों, जिस तरह से सहाना और संजय आपस में बैठे हुए होते हैं, ठीक उसी तरह से अभि और वैष्णवी भी बंधे हुए होते हैं। वहीं मूर्ति और निर्मला जी को भी आपस में उसी तरह से बांध के रखा होता है। सिर्फ एक इंसान अकेला बचता है, सुभू, मगर उसके भी हाथ पैर में हथकड़ी लगी हुई है, इसीलिए सब उसे ही फ्रिज से खाने का सामान लाने के लिए भेजते हैं। तो फ्रिज में दोस्तों सिर्फ फल ही मौजूद होते हैं और छुरी भी गायब होती है। यानी अब इन्हें जानवरों की तरह बिना फ्रूट्स कट किए हुए डायरेक्ट मुंह में लगाकर खाना होगा। वहीं फल और ब्रेड की क्वांटिटी भी कम होती है। 1-2 दिन से ज्यादा चलने वाला नहीं है ये, और इन्हें नहीं पता कि कब तक हम इस तरह से बंद रहेंगे। साथ ही वैष्णवी तो इस बात से बहुत परेशान हो जाती है कि कम से कम हमारा फोन तो हमारे पास छोड़ देते ये सर, ताकि किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में हम कॉल तो कर पाते। इस सुनसान पहाड़ के सुनसान घर में कौन हमारी मदद करेगा? लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर रह रहे हैं। संजय कहता है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, क्या पता रवि सर हम पे नजर रख रहे हो, इसलिए हमें ये नेगेटिव बातें छोड़कर पॉजिटिव पे ध्यान देना चाहिए। लो अब ये खाना खा लो। मगर दोस्तों वैष्णवी का हाथ गंदा हो गया था, तो अब वो वॉशरूम जाना चाहती है अपने हैंड वॉश करने के लिए। अब ये दोनों बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे वॉशरूम जाते हैं। इसके बाद दोनों इसी तरह से स्ट्रगल करते हुए किचन में जाते हैं, क्योंकि अभी को पानी भी पीना था। वैष्णवी कहती है, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ये टेस्ट कम और ट्रैप ज्यादा लग रहा है। अभी कहता है कि अरे यार तुम तो कुछ ज्यादा दिमाग लगा रही हो, देखना कल की तरह आज भी रवि सर आ जाएंगे। मगर वैष्णवी होती है कि मानने का नाम ही नहीं लेती। वो कहती है कि घर का दरवाजा तो बाहर से लॉक्ड है ही, साथ ही खिड़कियां भी इस तरह से लॉक्ड हैं कि घर के अंदर सूरज की एक किरण तक नहीं आ रही। बाहर रात हो रही है या दिन कुछ पता नहीं चल रहा, और इतना ही नहीं, घर की सारी घड़ी भी हटा दी गई है, जिससे टाइम का पता ही नहीं चलने वाला। और हम सभी तो एक ही जगह पर हैं, मगर निर्मला और मूर्ति जी को दूसरे कमरे में लॉक कर दिया गया है। और दोस्तों अब दिखाते हैं कि उनके रूम की चाबी ऊंचाई में कील पे टंगी होती है, जिसे मूर्ति उतारने की कोशिश करता है, मगर क्योंकि उन दोनों के हथकड़ी लगी हुई है तो वो अच्छे से कूद नहीं पाता। क्योंकि जैसे वो कूदने की कोशिश करता है तो निर्मला को भी दिक्कत होती है। निर्मला तो सांस भी नहीं ले पाती। वो अपने साथ वैसे इनहेलर लेकर तो आई थी, पर वो मिल नहीं रहा। लेकिन जब वो अंदर से आवाज लगाते हैं बाहर वाले अपने दोस्तों को, मतलब संजय और सहाना लोगों को, ये कहते हुए कि इनहेलर कहीं मिलेगा तो बता देना। तो संजय और सहाना को काफी ढूंढने के बाद इनहेलर मिल जाता है, मगर दरवाजा तो लॉक्ड था। ये लोग बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, मगर दरवाजा बहुत मजबूत था, टूटने का नाम ही नहीं लेता। कुछ देर की कोशिश के बाद किसी तरह मूर्ति उस रूम की चाबी तक पहुंच जाता है और दरवाजा खोलने में हो जाता है कामयाब। तो ये लोग जल्दी से इनहेलर पंप करते हैं निर्मला जी के मुंह पे, जिसके बाद उन्हें मिलती है राहत। ठीक होने के बाद गुस्से में निर्मला कहती है ये डायरेक्टर पता नहीं कहाँ मर गया। तभी दोस्तों सीन होता है डायरेक्टर पर शिफ्ट, जो कि एक डॉक्टर की वाइफ के साथ सो रहा होता है, और उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर एंथनी। साथ ही वो डॉक्टर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसमें लोगों को एक दवाई पिलाने के बाद लोगों को नींद आना बंद हो जाती है और उनका बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ा जाता है। जैसे ही बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ाता है, सबसे पहले इंसान की सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है, पर इसके बाद वो किस हद तक जाएंगे, यही देखने के लिए रवि ने इन लोगों को इस घर में कैद किया है। और उस रात पार्टी करने के बहाने रवि ने उनके ड्रिंक्स में वो दवा मिक्स कर दी थी, जिसके बाद अब उन्हें नींद तो नहीं आने वाली, और नींद आने की वजह से उन पे बहुत ही बुरा असर देखने को मिलेगा। यानी वैष्णवी का सोचना बिल्कुल सही था कि ये कोई एक्टिंग कैंप नहीं बल्कि एक ट्रैप है, जिसे बड़ी ही सोच समझकर रवि ने प्लान किया है। और अब वो सीसीटीवी से लाइव इन पर नजर रखे हुए है कि ये किस तरह काम कर रहे हैं, मतलब बिहेव कर रहे हैं। और यहाँ घर में वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, उनके बिहेवियर में जो भी बदलाव आ रहा है, उन सभी को रवि एक पेपर में नोट डाउन कर रहा होता है। 1-2 दिन तो बीत जाते हैं, अभी तक भी ये लोग सोए नहीं होते,
जिनसे इनकी बॉडी काफी थक जाती है। और ये लोग अब समझ भी जाते हैं कि डायरेक्टर रवि ने कुछ तो झोल किया है, मगर क्या ये नहीं पता इन लोगों को। फिर ये किसी तरह घर से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। और पता है क्या, इन सभी की आंखों के नीचे स्किन भी बड़ी अजीब सी हो जाती है। अचानक सहाना को याद आता है कि मेरे बैग में कीपैड फोन भी था, जो कि कपड़ों के बीच में था, इसलिए सहाना को लग रहा था कि इस पे तो रवि की नजर नहीं पड़ी होगी। फिर सहाना और संजय मिलकर उस फोन को ढूंढते हैं। बैग से सारे कपड़े लत्ते निकालने के बाद उन्हें बड़ी मुश्किल से वो फोन मिल जाता है, मगर फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब इसे चार्ज करना होगा, इसीलिए ये दोनों बाकी सभी को चार्जर ढूंढने में लगा देते हैं। काफी देर यहाँ वहाँ करने के बाद इनको चार्जर मिल जाता है, मगर जब वो चार्जर लेकर सहाना के पास पहुंचते हैं तो फोन ही टूट चुका होता है। दरअसल कमजोरी की वजह से इनके हाथ से फोन गिरकर टूट गया, जिससे सहाना को बड़ा अफसोस होता है कि ये क्या हो गया। एक ही तो उम्मीद थी। वो रोने लगती है क्योंकि उसके पास बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने का जो आखिरी रास्ता था वो भी बंद हो चुका है। तो काफी देर तक तो ये इसी गम में रहते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। तो सुबह वो खिड़की की ग्रिल तोड़ने की कोशिश करता है, मगर जैसे वो ग्रिल को छूता है बिजली के झटके की वजह से दूर गिर जाता है। और अब क्या था, सुबह को अपना अंत समय दिखने लग जाता है। उसे अपने डैड के साथ बिताए गए अच्छे पल याद आ जाते हैं। यानी ग्रिल वगैरह में करंट था कि चाह कर भी अब यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। वहीं इस घर के बाहर राज और सीता एक फोटो शूट करने के लिए आए होते हैं। वो अपने साथ रिजॉर्ट के एक स्टाफ को आज अपनी मॉडल बनाकर लेकर आए हैं। वहीं अंदर सारे लोग मिलकर वैष्णवी को अपने कंधे पे उठाकर ऊंचाई पर लगी छोटी सी ग्लास विंडो तक उठाने की कोशिश करते हैं ताकि बाहर की चीजें दिखाई दे, मगर वो तुरंत ही धड़ाम से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वैष्णवी के साथियों को भी चोट आ जाती है। वहीं राज फोटोशूट करने के बाद वहां से चला जाता है, मगर उसे अंदर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। अब अगले दिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम बिना किसी जांच के किसी चीज को टच करेंगे ही नहीं, क्योंकि किसी भी चीज में करंट हो सकती है। इसके बाद इन्हें कहीं से तो एक हथौड़ा मिल जाता है। इनकी किस्मत सही होती है। उसी हथौड़े से ये अपनी हथकड़ी पे वार करते हैं ताकि हथकड़ी की चेन टूट जाए, मगर हथकड़ी तो टूटती ही नहीं, पर हथौड़े की लकड़ी जरूर टूट जाती है, जिससे होता यह है कि हथौड़ा एकदम से उछलकर सुबह की नाक पे लग जाता है और उसके मुंह से खून। सभी को काफी डर हो जाता है कि अब क्या होगा। वहीं सुबह भी बच्चों की तरह रोने लग जाता है कि मुझे अपने घर जाना है। काफी सोचने समझने के बाद ये लोग फैसला करते हैं कि हम किसी तरह सुबह को ऊपर वाली छोटी सी ग्लास विंडो से बाहर भेज देंगे, क्योंकि सुबह अकेला है, उसे किसी और आदमी के साथ चेन से बांध कर नहीं रखा गया है, तो उसके बाहर निकलने के चांसेस ज्यादा हैं। संजय फिर सुबह को ऊपर उठाता है और सुबह उस छोटी सी ग्लास विंडो को तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, मगर उसे नहीं पता था कि बाहर रवि उसका यमराज बनकर इंतजार कर रहा है। वो सुबह को जान से मार देता है और अंदर ये लोग बस सुबह का इंतजार करते रहते हैं कि कब वो मदद लेकर आएगा। दूसरी ओर जब सीता उस रात की फोटो शूट देखती है तो उसे विंडो पे वैष्णवी का चेहरा दिख जाता है। वही चीज राज को दिखाती है तो राज वैष्णवी को पहचान लेता है कि अरे ये तो वही लड़की है जिसे मैंने अग्नि परीक्षा वाले फोटो शूट के टाइम देखा था। उसके साथ 2 और लड़के भी थे। कहीं वैष्णवी किसी मुसीबत में तो नहीं है, इसलिए राज और सीता साथ में जाते हैं उस फार्म हाउस पे। मगर घर के बाहर ही उन्हें रवि मिल जाता है, जो कहता है कि देखिए ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप यहाँ इस तरह नहीं आ सकते, वरना मैं आप पे एक्शन ले लूंगा। और रवि के धमकाने की वजह से वो दोनों चले जाते हैं। वहीं फार्म हाउस के अंदर मूर्ति पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है। वहीं निर्मला के बदन में तो जान ही नहीं बची होती है। संजय भी पागल की तरह कुछ भी कर रहा होता है, बिना मतलब के लाइट बल्ब फोड़ देता है, और ये सब कुछ सीसीटीवी की फुटेज से देखकर रवि मजे ले रहा होता है। वहीं अभी भी कुछ भी करे जा रहा होता है। अब लगातार चीखने चिल्लाने की वजह से मूर्ति के मुंह से खून आ जाता है और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। साथ ही निर्मला को भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो भी बेहोश और होश में आने के बाद मूर्ति की लाश देखकर शॉक्ड हो जाती है। उधर दोस्तों राज और सीता अब वापस शहर जाने वाले थे, तो वो होटल स्टाफ से कहते हैं कि अपना फोन नंबर दे दो, ये जगह मुझे बहुत ही पसंद आई, मैं जब भी दोबारा यहाँ पर रहूंगा तो कॉल करके तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। स्टाफ कहता है कि सॉरी सर, मेरा फोन तो खराब हो गया है, उसे मैंने रिपेयर करने को भेजा हुआ है, एक काम करिएगा ना, आप अपना फोन नंबर दे दीजिए। तो राज कहता है कि ठीक है लिखो। स्टाफ फटाक से अंदर जाकर एक विजिटिंग कार्ड लेकर आता है और उसके पीछे राज का नंबर लिखने लग जाता है, मगर गलती से वो विजिटिंग कार्ड उसके हाथों से गिर जाता है और पलट भी जाता है। तो राज को दिखता है दोस्तों कि ये तो डॉक्टर एंथनी का विजिटिंग कार्ड है, जिसमें उनकी फोटो भी बनी हुई है और डॉक्टर एंथनी दिखने से अंग्रेज लग रहा है। मगर अब राज को याद आता है कि जिस रात वो नाइट पैलेस में वैष्णवी की तलाश में गया था तो वहाँ जो आदमी मिला था उसने खुद का नाम डॉक्टर एंथनी बताया था, और साथ ही ये भी कहा था कि ये कोई फार्म हाउस नहीं है बल्कि एक छोटा सा असाइलम है जहाँ मेंटली इल लोगों को रखा जाता है। तो तब उस आदमी ने कहा था कि दोबारा यहाँ मत आइएगा वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यानी उस आदमी ने अपना नाम गलत बताया। ये बात क्लिक कर जाती है राज को। ये सोच लेता है कि पक्का उस घर में कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। इधर नाइट पैलेस में लोगों को हेलुसिनेशन होने लगते हैं। संजय को लगता है कि अभी उसको मारने वाला है।
इसीलिए वो उस पे हमला कर देता है और गुस्से में अभी तो संजय का गला ही दबोच लेता है। वो उसे जान से मार डालना चाहता है मगर सहना और वैष्णवी मिलकर उसे किसी तरह रोक लेते हैं, पर ये दोनों ठहरी लड़कियां उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। वहीं निर्मला भी खुद के सर को दीवार पे पागलों की तरह मारे जाती है। ये सब कुछ सीसीटीवी से देखते हुए रवि तो सो जाता है और तभी वहाँ पर राज और सीता आते हैं। वो रवि को दबोच लेते हैं और उसके हाथ पैर को कुर्सी से बांध देते हैं। इसके बाद वो फार्म हाउस के अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं मगर उन्हें भी लगता है बिजली का जोरदार झटका, जिससे राज के तो होश ही ठिकाने आ जाते हैं। अब राज दिमाग लगाता है और एक लकड़ी का दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है। अंदर का नजारा देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। वहाँ मौजूद सारे लोगों में अब सिर्फ अभी ही जिंदा बचा होता है, बाकी सारे लोग मारे जा चुके हैं। अभी तो राज पे भी हमला करता है, तभी सीता को अभी को मारकर बेहोश करना पड़ता है और तब जाकर राज की जान बच पाती है। इसके बाद ये पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं मगर यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। राज सीता से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं बाहर जाकर मदद लाने की कोशिश करता हूँ। मगर जब वो मदद लेकर आता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि किसी ने सीता को भी बड़ी बेरहमी से मार डाला है। और हो ना वो रवि हो, क्योंकि रवि को उसने जहाँ बांधा था वहाँ पे रवि भी नहीं है। अब राज को बड़ा पछतावा होता है कि अगर मैं सीता को छोड़कर नहीं गया होता तो वो जिंदा होती। इन लोगों के चक्कर में पड़ना ही बेकार था। फिर सारा मामला पुलिस के पास पहुँचता है। राज तो रो रो कर सारी स्टोरी पुलिस ऑफिसर को सुनाता है मगर काफी ढूंढने के बाद भी पुलिस को रवि का कोई अता पता नहीं लगता। हालांकि इस केस में सिर्फ वैष्णवी ही जिंदा बची होती है। अब वही पुलिस का आखिरी सहारा थी मगर हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद हॉस्पिटल में घुसकर कोई उसका गला काट कर मार डालता है और पुलिस फिर कुछ नहीं कर पाती। साथ ही डॉक्टर और उसकी वाइफ की भी पुलिस को लाश बरामद होती है। ये देखकर तो लगता है कि उन्होंने अपनी जान खुद ली है मगर सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। आगे ऑटोप्सी से पता चलता है कि डॉक्टर मरने से पहले 30 दिन सोया नहीं था, यानी वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वही सेम एक्सपेरिमेंट उस पे भी किसी ने कर दिया था और हो ना हो वो रवि ही होगा। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आ जाता है दोस्तों, जहाँ अर्जुन अपनी स्टोरी सुना रहा है। तो अर्जुन ने पूरी स्टोरी प्रोड्यूसर को सुना दी। उसे ये स्टोरी पसंद भी आ जाती है तो वो कहता है कि ठीक है, बहुत ही जल्दी इस स्टोरी पे फिल्म बनाएंगे। मगर एक दिन उसे न्यूज़पेपर और फिर टीवी न्यूज से सेम केस के बारे में पता चलता है जिसमें किसी ने कुछ लोगों को एक मिस्टीरियस प्लेस में कैद कर दिया था, एक्टिंग कैंप के नाम पर वो भी। बल्कि वो कोई एक्टिंग कैंप नहीं था बल्कि एक स्लीपलेस नाइट्स नाम की रिसर्च का अड्डा था जहाँ लोगों को कुछ केमिकल्स के थ्रू सोने से रोका जाता था। राज और सीता नाम के कपल ने इसका पर्दाफाश किया। हालांकि अफसोस की बात है कि इस दौरान सीता की जान चली गई और फिर राज की भी लाश बरामद हुई। पुलिस को तो अभी तक लग रहा था कि राज ने सारे कत्ल किए हैं और वो भाग चुका है, मगर जब उन्हें राज की लाश मिलती है तब उन्हें राज की बातों पे यकीन हो जाता है कि वो निर्दोष था, असल कातिल तो कोई और ही है। सीन जाता है फ्लैशबैक में। हमें पता चलता है कि एक अंग्रेज डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर एंथनी था, उसने अपनी वाइफ से अपने विचार शेयर किए कि मैं स्लीपलेस नाइट्स पे रिसर्च कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर इंसानों को बहुत दिनों तक सोने ना दिया जाए तो उनमें क्या बदलाव आते हैं, पर मुझे ऐसे लोग मिलेंगे कहाँ। तो डॉक्टर की वाइफ का करण नाम का एक फ्रेंड था। उससे डॉक्टर की वाइफ ने सारी बात बताई और अपने हस्बैंड से करण की मुलाकात करवाई। तो करण ने पूछा कि आपको ये एक्सपेरिमेंट इंडिया में ही क्यों करना है। तो डॉक्टर ने इंडियंस का खूब मजाक उड़ाया कि वो बहुत ही बेवकूफ होते हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं। ये बात करण के दिल पे लग गई। करण साइको टाइप का इंसान तो था ही और वो हमेशा से एक राइटर बनना चाहता था। उसका मन था कि उसकी लिखी स्टोरी पे एक फिल्म बने, इसलिए उसने शुरू में तो डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट में मदद करने के लिए हाँ कह दिया और खुद को एक डायरेक्टर बताया और एक्टिंग के नाम पर उन मासूम लोगों को फार्म हाउस पे बुलाया। वो फार्म हाउस दरअसल डॉक्टर का ही था। वहाँ उसने वो एक्सपेरिमेंट होते हुए देखा और जो जो उसने देखा वो एक स्टोरी के फॉर्म में लिख दिया और फिर ये सारी स्टोरी जाकर प्रोड्यूसर को सुना दी। और इंडियंस की बेइज्जती की थी ना डॉक्टर ने, तो इसीलिए उसे भी टॉर्चर करके करण ने मार दिया। उसे मारने से पहले वो डॉक्टर की वाइफ के साथ सोया भी था। अब ये सारी न्यूज देखकर प्रोड्यूसर की तो हालत खराब हो जाती है कि उस दिन जो मेरे ऑफिस में आया था वो कोई और नहीं बल्कि कातिल ही था, जो अपना नाम और होलिया बदलकर स्टोरी सुनाने के लिए आया था और फिर पता नहीं कहाँ चला गया। प्रोड्यूसर तो पहले सोचता है कि अब क्या किया जाए, इस स्टोरी पे फिल्म बनाई जाए या फिर नहीं। कुछ दिनों तक इस बारे में सोचने के बाद प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि हाँ, मैं इसी स्टोरी पे फिल्म बनाऊंगा। वहीं हम करण को देखते हैं जो एक चर्च में अपने सारे गुनाह कन्फेस कर रहा होता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।